नमस्कार मित्रों। बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। मैं शशांक शुक्ला, हिंदी विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी का साहित्य के पन्नों से नामक इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो है। ये हल्द्वानी और आसपास के शहर का एक बदलता स्वरूप आपके सामने पेश करता रहा है, प्रस्तुत करता रहा है। मैं आज साहित्य की कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरी आज की जो बातचीत है वो राष्ट्रीय साहित्य की अवधारणा और हिंदी साहित्य का परिप्रेक्ष्य नामक शीर्षक पर आधारित है। वैसे तो मैं इस पूरी श्रृंखला में साहित्य के अन्य ढेर सारे पड़ाव, ढेर सारी मंजिल, ढेर सारे बुनियादी प्रश्नों पर आपसे बात करूंगा समय समय पर, लेकिन आज हमारी बातचीत राष्ट्रीय साहित्य की बुनियादी अवधारणाओं पर केंद्रित रहेगी। मित्रों, हमारे सामने जब राष्ट्रीय शब्द आता है तो उसकी कई निहितार्थ अलग अलग ढंग से लोग लगाते हैं। राष्ट्रीयता का पद अपने आप में इतना बड़ा है, व्यापक है, कि उसके निहितार्थ अगर बहुत ज़्यादा हों या बहुत बहुअर्थी हों या बहुस्तरीय हों या बहुत धरातल पर संचरणशील हो, तो इसे कोई अतिशयोक्ति नहीं इसमें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीय साहित्य क्या है, और हिंदी साहित्य के संदर्भ में इस राष्ट्रीयता का संयोजन किस प्रकार होता है, इन सब को लेकर हमारी आज की बातचीत होगी। मित्रों, राष्ट्रीय शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो एक पूरे राष्ट्र या देश का बोधक हमारे सामने प्रत्यय या विचार प्रस्तुत होता है। लेकिन ये राष्ट्रीयता है क्या? क्या बड़ी रचनाएं, महाकाव्य, बड़े नैरेटिव भी राष्ट्रीयता को इंगित करते हैं, या कहीं छोटे नैरेटिव या छोटी बातें इस राष्ट्रीयता को इंगित कर सकती हैं? इन सब बातों को आज मैं अपनी बातचीत में शामिल करूंगा या उसे प्रस्तुत करूंगा। जब हम राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करते हैं, और ख़ास तौर से साहित्य के संदर्भ में जब हम राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारे सामने तुरंत बहुत बड़े नैरेटिव, बहुत बड़े ग्रांड नैरेटिव, महावृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, और हम फिर ये समझते हैं कि पूरे राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत करने वाला कोई एक ऐसा साहित्य होगा जो राष्ट्रीय साहित्य कहा जाएगा। और तब हम उस तरह के साहित्य की कल्पना करने लगते हैं कि हम कोई एक ऐसा साहित्य हो जो समस्त राष्ट्र की आकांक्षाओं को सांगठनिक रूप में उसको निर्मित कर दे। लेकिन क्या यह संभव है? कई बार बड़े महाकाव्य या छोटी रचनाएं दोनों राष्ट्रीय साहित्य के अपने अपने ढंग से पूर्ति कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा महाकाव्य, बहुत बड़ी रचना राष्ट्रीय साहित्य ही हो, ये कोई जरूरी नहीं, और एक छोटी वनस्पत, छोटी कविता भी राष्ट्रीय साहित्य का भाग हो सकती है या होती है। इसलिए राष्ट्रीय साहित्य के संदर्भ में व्यापक पद या व्यापक रचना या बड़ा शिल्प या महावृत्तांत जैसी अवधारणा ही पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय साहित्य अपने आप में एक सुनियोजित या आवयिक संगठन है जो राष्ट्रीय साहित्य के बनने की बुनियादी शर्त बनते हैं। तो मित्रों, फिर प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय साहित्य हम किसे कहें, या राष्ट्रीय साहित्य में ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य साहित्य से अलग करता है? राष्ट्रीय साहित्य को कई बार लोगों ने कहा कि ये जातीय साहित्य है। जातीय साहित्य को हम वो साहित्य समझते हैं जिसमें किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के मूलभूत तत्वों या मूलभूत व्यक्तित्व के बनने की प्रकृति होती है। जातीयता, रेस, यानी उसकी प्रकृति जिस शब्द से, जिस साहित्य से रेखांकित होती है, उसे हम जातीय साहित्य कहते हैं। तो क्या ये जातीय साहित्य राष्ट्रीय साहित्य का ही भाग है या एक ही है? जातीयता में एक प्रकृति है, स्वभाव है। हम जातीय जब कहते हैं तो उसमें किसी राष्ट्र की प्रकृति, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर, उसके हाव भाव, रहन सहन, उसकी क्रियात्मकता का एक बोध अपने साथ पैदा करते हैं या कराते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शब्द का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं या जैसे ही हम राष्ट्रीय शब्द को लेते हैं, उसी क्षण हम उसके स्वभाव से आगे जाकर उसके व्यक्तित्व तक जाने की एक कामना या एक प्रक्रियागत शुरुआत करते हैं। तो प्रकृति,
या स्वभाव और व्यक्तित्व दोनों में बड़े गहरे संबंध हैं, लेकिन एक ही नहीं है। यानी राष्ट्रीयता में जातीयता तो है, लेकिन हर जातीय साहित्य भी राष्ट्रीय हो जाए ये अनिवार्य रूप से घटित नहीं होता। जातीयता में संस्कृति मुख्य होती है, जातीयता संस्कृति बहुल होती है या संस्कृति के तत्वों को लेकर ज़्यादा संचरणशील होती है, जबकि राष्ट्रीयता में उसके प्रकृति से ज़्यादा उसकी क्रियात्मक व्यक्तित्व का योग होता है। यानी राष्ट्रीय साहित्य ऐसा साहित्य है जिसमें किसी जातीय तत्वों को क्रियात्मक रूप देकर एक सुनियोजित सांगठनिक व्यक्तित्व की निर्मित जो जातीय साहित्य करे वो राष्ट्रीय साहित्य तक जा सकता है। तो यानी जातीयता और राष्ट्रीयता बड़े गहरे रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद जातीयता से थोड़ा सा आगे या थोड़ा बड़े रूप में हमें राष्ट्रीय साहित्य को समझना चाहिए। मित्रों, फिर ये एक और प्रश्न इसी के साथ ही कि राष्ट्रीय साहित्य क्या आंदोलनकारी साहित्य है, या राष्ट्रीय आंदोलन या किसी भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन या उनकी लड़ाई या उनके संघर्ष को लेकर जो साहित्य रचा जाता है वो राष्ट्रीय साहित्य है। क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चला 300 वर्षों का, उस 200-300 वर्षों के पूरे संघर्ष को लेकर जो आंदोलन चला उसको लेकर और उससे प्रभावित होकर जो साहित्य रचा गया वो राष्ट्रीय साहित्य है। जैसे हिंदी में ढेर सारे विद्रोह तो पहले ही हुए थे। सन्यासी विद्रोह हुआ जिस पर आनंद मठ लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आती है, प्रतीकात्मक रूप से ही आती है, भारत दुर्दशा हो, अंधेर नगरी हो, लेकिन उसमें भी राष्ट्रीयता के और जातीयता के तत्व अपने आप में सुरक्षित हैं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है, या प्रेमचंद की सोजी वतन है, निराला की ढेर सारी कविताएं हैं, जयशंकर प्रसाद के गीत हैं, ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग पक्षों को समेटती हुई कविताएं हैं। या पूरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन चला जिसमें मैथिली शरण गुप्त के बाद माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सिया शरण गुप्त वगैरह वगैरह आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा नाम से ये जो हिंदी में आंदोलन चला 1935 के बाद 1942-43 तक, या मोटे रूप में 45 तक, उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीयता और सांस्कृतिकता दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात की गई। तो वो पूरा आंदोलन एक तरह से छायावाद से थोड़ा सा अलग था, और छायावाद की केवल सांस्कृतिकता या नवजागरण से आगे राष्ट्रीय आंदोलन को भी उसमें समेट लेने का प्रयास था, जब चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन कहीं छायावाद से बाहर समझा जाता रहा है आलोचकों द्वारा भी, और वास्तविकता भी ये थी कि राष्ट्रीय आंदोलन की नवजागरण की प्रतिध्वनि तो छायावाद है, लेकिन सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय आंदोलन कहीं पीछे चल रहा था। तो एक पक्ष तो ये है वैचारिकी का कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं, जो साहित्य है, वो राष्ट्रीय साहित्य है, जैसे सोजे वतन राष्ट्रीय साहित्य है या भारत भारती राष्ट्रीय साहित्य है। लेकिन फिर प्रश्न यही है कि फिर क्या प्रेमचंद की अन्य रचनाएं राष्ट्रीयता के या राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? प्रेमचंद की अन्य कहानियां रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान स्वयं बड़ी रचना प्रेमचंद की, या सेवा सदन, या प्रेमचंद की अन्य कहानियां जो स्वाधीनता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित नहीं है या प्रत्यक्ष उन घटनाओं पर आधारित नहीं है। यानी जो राष्ट्रीय शब्द या राष्ट्रीय साहित्य की अवधारणा पर मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो इतना सीधा, गहरा, सपाट अर्थों वाला ये प्रत्यय नहीं है, विचार नहीं है कि आप सीधे सीधे पकड़ कर कह दें कि ये राष्ट्रीय साहित्य है। प्रत्यक्ष घटनाओं को या ऐतिहासिक घटनाओं पर सीधे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर लिखा गया जो साहित्य है वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत है। लेकिन मित्रों, इसके साथ ही बहुत से ऐसे अन्य पक्ष भी हैं जो राष्ट्रीय साहित्य की अवधारणाओं की पूर्ति करते हैं। मैं आपके सामने कुछ उन्हीं प्रस्तावों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आंचलिक साहित्य और राष्ट्रीयता, या लोक साहित्य और राष्ट्रीयता। अब आप बहुत बार आंचलिक साहित्य को राष्ट्रीय भावबोध से इतर करके देखने की परंपरा हिंदी साहित्य में भी रही है और पश्चिम में भी रही है। पश्चिम में भी राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय साहित्य से इतर आंचलिक साहित्य को देखने की परंपरा रही है। टॉमस हार्डी वगैरह कुछ ऐसे लेखक आंचलिक साहित्यकार पश्चिम में भी रहे हैं जो अलग से देखे जाते रहे हैं। हिंदी में तो पूरी आंचलिक साहित्य
को एक रोमांटिक काव्यधारा के रूप में अलग से ही देखने की परंपरा रही है। और उसी प्रकार से लोक साहित्य भी किसी राष्ट्र की जातीय तत्वों को लेकर सामूहिक अभिव्यक्ति या सामूहिक आकांक्षा की पूर्ति करने वाला साहित्य लोक साहित्य रहा है। हम बहुत गहराई से देखें और बहुत ही बड़े ठहर कर देखें तो जो लोक साहित्य है, किसी भी प्रदेश, किसी अंचल का जो लोक साहित्य है, वो कहीं न कहीं उस पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं का ही एक सामूहिक रूप है, जो कई बार अलिखित है, लोकगीतों के रूप में है, लोक कथाओं के रूप में है। वो सभी उसी राष्ट्र की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आंचलिक साहित्य को या लोक साहित्य को राष्ट्रीय साहित्य से इतर रखकर देखने की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है, वो बहुत ही सही नहीं मानी जानी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय साहित्य को लेकर इस प्रस्ताव पर भी विचार करना बहुत जरूरी है कि हमारा राष्ट्रीय साहित्य केवल ही कह रहा राष्ट्रीय साहित्य नहीं है। जैसे एक प्रश्न और कि राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत कई बार क्रांतिकारी साहित्य को भी शामिल किया जाता है, जबकि क्रांतिकारी साहित्य हम लोग जानते हैं कि क्रांतिकारी साहित्य में एक आवेग होता है। क्रांतिकारी साहित्य एक मूल रूप से प्रक्रियागत चीजों को लेकर चलने वाला साहित्य क्रांतिकारी साहित्य के अंतर्गत आता है, या व्यवस्थामूलक चीजों को लेकर चलने वाला साहित्य क्रांतिकारी साहित्य के अंतर्गत आता है। लेकिन राष्ट्रीय साहित्य केवल प्रक्रिया पर आधारित नहीं होता। राष्ट्रीय साहित्य प्रक्रिया के साथ ही प्रभाव को लेकर भी चलने वाला साहित्य होता है। तो क्रांतिकारी साहित्य राष्ट्रीय साहित्य की अभिव्यक्ति कई बार करता है, लेकिन कई बार वो व्यवस्था जनित अंतर्विरोधों के उद्घाटन तक ही सीमित भी रह जाता है। इसलिए हर क्रांतिकारी साहित्य को हम राष्ट्रीय साहित्य भी नहीं कह सकते। यानी राष्ट्रीय साहित्य अपने आप में एक बड़ा पद है या बड़ा विचार है, बड़ा प्रत्यय है, जो राष्ट्रीयता को तो लेकर चलता है, लेकिन उसमें आवेग के साथ ही उस आवेग के संगठन का एक राष्ट्रीय स्वरूप या बोध हो, वो राष्ट्रीय साहित्य है। तो एक तरह से आप क्रांतिकारी साहित्य को भी पूरी तरह से राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत आप नहीं शामिल कर सकते। और एक प्रश्न और कि विश्व साहित्य के अंतर्गत क्या राष्ट्रीयता, क्योंकि विश्व साहित्य वर्ल्ड लिटरेचर जो गेटे या बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस पद का प्रयोग किया, तो विश्व साहित्य और राष्ट्रीय साहित्य में परस्पर अगर हम देखें तो एक अंतर्विरोध ऐसा लगेगा या अंतर्द्वंद सा लगेगा कि आप एक और विश्व साहित्य की बात कर रहे हैं और एक और राष्ट्रीय साहित्य की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीयता का जो पद है अपने आप में बड़ा पद है, लेकिन विश्व साहित्य की आकांक्षाओं को अगर हम देखें तो विश्व साहित्य में मानवीयता, अमूर्त चिंतन है विश्व साहित्य के पद में। जैसे संस्कृति से ज्यादा विश्व साहित्य में अमूर्त तत्वों को लेकर बात होती है, जैसे मनुष्यता का पद, मानवीयता का पद, करुणा का पद, विश्व बंधुत्व की भावना, या हमारे यहाँ जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात की। ये विश्व साहित्य की अपनी बुनियादी अवधारणाओं या विश्व संस्कृति को एक जमीन पर, ये वर्ल्ड विलेज के पूंजीवादी उपभोक्तावादी टर्म या विचार से अलग एक पद है, जिसमें विश्व की संस्कृति के मानवीय पक्षों को समेटने का एक प्रयास है। तो वर्ल्ड लिटरेचर में अमूर्त तत्वों को एक सुनियोजित रूप देने का प्रयास लोगों ने किया है और प्रस्ताव दिया है। और राष्ट्रीय साहित्य में किसी जातीयता, किसी संस्कृति के आवेगात्मक सघन जीवित तत्वों को आवेग रूप में सांगठनिक रूप देने का जो प्रयास होता है, वो राष्ट्रीय साहित्य है। यानी राष्ट्रीय साहित्य की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, उसे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जातीयता को बड़े रूप में अगर हम अभिव्यक्त करना चाहें, उसे संगठन का रूप देना चाहें, आवेग का रूप देना चाहें, तो हम उस आकांक्षा को बड़े स्तर पर अगर फैला देते हैं, तब हम राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से अपनी बात को हम स्पष्ट करते हैं। बंगाल की दो प्रसिद्ध कृतियां हैं, आनंदमठ और गणदेवता। आनंदमठ सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था और उसका गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, आप सब लोग जानते हैं। कलेवर में देखा जाए तो आनंदमठ गणदेवता से बहुत छोटी कृति है। गणदेवता बड़ी कृति है, सामंतवाद के टूटने और पूंजीवादी आहटों के बीच रची गई रचना है गणदेवता। बड़ा कलेवर है, बड़ी थीम है, बड़े पात्र हैं।
लेकिन राष्ट्रीय साहित्य की अवधारणा पे जब हम बात करते हैं तो आनंद मठ कहीं गणदेवता से आगे निकल जाती है कृति, या भारत भारती आगे निकल जाती है, या सोजे वतन आगे निकल जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गणदेवता महत्वपूर्ण कृति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो राष्ट्रीय आकांक्षा है उसमें एक आवेग है और सघनता है, और उसको सांगठनिक रूप देने की पहल आनंद मठ में गणदेवता की अपेक्षा जाता है। लेकिन एक प्रस्ताव और मेरी इस बातचीत का है कि जब हम राष्ट्रीय साहित्य कहते हैं तब हम राष्ट्रीय साहित्य की अपनी चौहद्दी या उसकी बाउंड्री या उसकी सीमा रेखा को थोड़ा व्यापक रूप में रचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्रीय साहित्य कोई ऐसा तत्व नहीं है कि कोई फार्मूलाबद्ध तत्व है कि इन तत्वों को डालकर हम राष्ट्रीय साहित्य की घोषणा कर दें। राष्ट्रीय साहित्य वो सब राष्ट्रीय साहित्य है जो इस देश के बनने वाले कारक तत्वों को सांगठनिक आवयविक रूप देने की कोशिश करता है, पहल करता है, वो सभी राष्ट्रीय साहित्य है। लेकिन इसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, इसकी अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं। वो निजी विशेषताएं क्या हैं उसको सूत्र रूप में, सघन रूप में आप समझने का प्रयास करें। राष्ट्रीय साहित्य मूल रूप से राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय साहित्य मूल रूप से आवेगात्मक बिंदुओं को सुनियोजित रूप देता है। राष्ट्रीय साहित्य मूल रूप से जातीयता को व्यक्तित्व देता है। राष्ट्रीय साहित्य मूल रूप से उस देश की समस्त क्रियात्मक शक्तियों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो राष्ट्रीय साहित्य एक संज्ञा भी है और एक क्रिया भी है। राष्ट्रीय साहित्य एक बड़ा पद है। इस पद के सापेक्ष हमें हिंदी साहित्य को देखने की पहल करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आज की जो हमारी बातचीत थी वो राष्ट्रीय साहित्य के इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आधारित थी। साहित्य अपने आप में इतना बड़ा है, उसकी इतनी व्यंजना इतनी बड़ी है, इतनी व्यापक है कि उसे किसी एक बातचीत में समेटना हर बार नाकाफ़ी होता है, मुश्किल होता है। आज हमने एक प्रस्ताव रूप में एक कोशिश की कि राष्ट्रीय साहित्य की अवधारणा आपके सामने प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय साहित्य की इस बातचीत में आपने देखा होगा कि हमने बड़े क्लासिकल नामों पे आपसे बात की, लेकिन इसके साथ मैंने आपसे ये भी बातचीत की कि लोक साहित्य या आंचलिक साहित्य को भी हम राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, उसे दरकिनार हम नहीं कर सकते। बड़े लेखकों के बनने से पहले की जो पृष्ठभूमि होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पुष्किन से बनने के पहले गोगोल की भी परंपरा थी, या प्रेमचंद से बनने के पहले बालकृष्ण भट्ट की भी परंपरा थी। तो राष्ट्रीयता के व्यंजक तत्व जो होते हैं वो अपने साथ लंबी परंपरा लेकर चलते हैं और उन परंपराओं को शामिल करते हुए एक बड़ा वितान, बड़ा कलेवर बनता है। तो इसलिए ये जो पूरी पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय साहित्य की, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में या बड़े संदर्भों में देखने की ज़रूरत है। तो आज की मेरी बातचीत से आपने ये देखा होगा कि राष्ट्रीय साहित्य के जो कुछ बुनियादी भेदक लक्षण हैं और जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का अपना कलेवर बनता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर अगर पूरे राष्ट्रीय साहित्य की बात करें, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय साहित्य बना या जो उसकी बुनियादी चीज़ें रहीं वो नवजागरण के साथ ही बनता रहा है। पूरा आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का देखें कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, या वहाँ से लेकर बालकृष्ण भट्ट की पूरी परंपरा के साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की परंपरा की ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, या पूरा छायावादी आंदोलन पूरे उसी राष्ट्रीयता की आकांक्षा नवजागरण के साथ ही हिंदी में चलती रही है, फैलती रही है, फूलती रही है, विकसित होती रही है। तो भारत की जो राष्ट्रीयता है, आधुनिकता है, वो नवजागरण के परिप्रेक्ष्य से या नवजागरण की पीठ पर सवारी करते हुए यहाँ तक आती है। यानी आधुनिकता, राष्ट्रीयता उसके केंद्रीभूत प्राण तत्व के रूप में हिंदी साहित्य के साथ चलते रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा को, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को इस रूप में देखें कि जो हमारी पूरी नवजागरण की यात्रा रही है, पूरी हिंदी साहित्य की जो यात्रा रही है, उसका जो भेदक लक्षण है, केंद्रीभूत फोकल पॉइंट है, वो राष्ट्रीयता रही है, और उसको लेकर हम अपनी बात को यहाँ करते हैं या उसको लेकर अपनी बात शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज की हमारी बातचीत राष्ट्रीयता और उसकी हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य पर जुड़ी रही है। मुझे आशा है कि हमारी इस बातचीत से आपको निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे। साहित्य के पन्नों से की दूसरी कड़ी में हम जल्दी आपके सामने
आएंगे उसके दूसरे पन्नों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।